आज हम लोग धातु और अधातु चैप्टर के धातु के रासायनिक गुण को देखेंगे। धातु के रासायनिक गुण यहाँ पे हम लोग इस तरह पढ़ेंगे कि हमारे चैप्टर में जो भी रासायनिक गुण दिए गए हैं धातु के, वो सारे गुण को हम लोग कवर कर लें और ऐसा हम लोग पढ़ें जैसे इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को हम लोग टच करें और छूटे ना। तो जैसे लिखा हुआ है धातु के रासायनिक गुण। धातु विभिन्न प्रकार के अधातु यथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि से अभिक्रिया कर यौगिक बनाते हैं। इसके साथ साथ धातु जल, अम्ल एवं क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो धातु के रासायनिक गुण में हम लोग यही देखेंगे कि धातु विभिन्न प्रकार के अधातु है, उस अधातु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है। इसके साथ साथ जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और उसके बाद क्या बनाता है, और अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पैटर्न को देख लेते हैं जो अक्सर 10th क्लास के फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पे यहाँ एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन O2 के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। यहाँ O2 का मतलब हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा धातु ऑक्सीजन के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, और 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें ऑप्शन ए में है सोडियम, बी में है एल्युमिनियम, सी में है सोना और डी में है चांदी। तो यहाँ पर हम लोग जब धातु के रासायनिक गुण को पढ़ लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तीव्र गति से सोडियम प्रतिक्रिया करता है। उसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। यहाँ पे कुछ धातु दिया गया है, इन धातुओं में से किसकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सोना, एल्युमिनियम, पोटेशियम और तांबा। तो यहाँ जब हम लोग धातु की क्रियाशीलता के समूह को देखेंगे, धातु की क्रियाशीलता को देखेंगे, तो वहां पे हम लोग पाते हैं कि पोटेशियम ऐसा धातु है जिसकी क्रियाशीलता अन्य धातु की तुलना में सबसे ज्यादा होती है। तब इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। हम लोग देखते हैं कि धातु O2 से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि धातु जब O2 से अभिक्रिया करती है तो यह धातु की ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु प्लस O2, ये O2 का अर्थ हो गया ऑक्सीजन। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उस धातु का ऑक्साइड बनता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिए हैं, ये कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ जब मिक्स होता है, अभिक्रिया करता है, ये तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक उसी प्रकार आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात उस धातु का ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनता है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं धातु प्लस H2O, ये H2O का मीन्स हुआ जल। धातु प्लस जल, तो धातु का ऑक्साइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम धातु को हम लोग लिए हैं, मैग्नीशियम धातु को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। उसी प्रकार जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराया गया तो यह MgCl बना, जो एक लवण है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त हुआ। तो ये देख करके आप लोग को समझ में आ गया होगा कि धातु अन्य अधातु के साथ या अम्ल के साथ या पानी के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है। केवल हम लोग को माइंड में यही रखना है कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, पानी के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। केवल इतना ही हम लोग को दिमाग में रखना है। कैसे बनता है, कहां से बनता है, इतना हम लोग को नहीं जाना, ये हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। ये यहाँ पे लिखा है संक्षारण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह अक्सर लघुत्तरी प्रश्न में 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संक्षारण, और बहुत ही आसान भाषा में इसको लिखे हैं, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी। जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित अम्ल, आर्द्रता, O2 यानी कि ऑक्सीजन आदि से क्रिया कर क्षय होने लगती है तो इसे हम लोग धातु का संक्षारण कहते हैं। अगर कोई धातु को हम लोग खुला आसमान के नीचे छोड़ देंगे तो हम लोग को क्या दिखाई देता है कि उस धातु में जंग लगना शुरू हो जाता है और
क्या होता है कि धीरे धीरे उस धातु का वजन कम होने लगता है, क्षय होने लगती है, नष्ट होने लगती है। इसी है हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है कि अक्सर महिला लोग चांदी का माला या चांदी की जेवरात जो है वो पहनती है, तो कुछ दिनों के बाद हम लोग को दिखाई देता है कि वो चांदी काला हो जाता है। तो काला होने का वजह क्या है? काला होने का वजह है यही संक्षारण। उसी प्रकार लोहा को अगर हम लोग बाहर वातावरण में रख देते हैं तो लोहा को बाहर वातावरण में रखने के कारण क्या होता है कि लोहा भी वातावरण में उपस्थित पानी की बूंद यानी कि आर्द्रता से और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ये संक्षारण का उदाहरण है। इसको आप लोग ठीक से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई है। और संक्षारण से हम लोग कैसे बचे इसको हम लोग आगे देखेंगे और धातु की क्रियाशीलता को देखेंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि धातु को संक्षारण से कैसे बचाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिए। धातु को संक्षारण से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। वो उपाय कौन कौन से हैं जिससे धातु को संक्षारण से बचाया जा सके, धातु में जंग ना लगे? तो वो उपाय है धातु के ऊपर पेंट करके। आप लोग देखे होंगे कि लोहा का कोई भी दरवाजा या खिड़की हम लोग घर पर लगाते हैं तो उस पर पेंट जरूर करवाते हैं। यहाँ तक कि आप लोग अपने विद्यालय पर, अपने स्कूल पर भी देखे होंगे खिड़की और दरवाजा जो है पेंट किया हुआ है। तो पेंट करने का मुख्य उद्देश्य यही है ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे और दरवाजा खिड़की जल्दी ना टूटे। दूसरा चीज है धातु के ऊपर तेल या ग्रीस लगा करके। कोई भी धातु होगा उस धातु को अगर तेल या ग्रीस में हम लोग डुबा के रखेंगे या उसके ऊपर तेल या ग्रीस लगाएंगे तो उसमें जल्दी जंग नहीं लगेगा। उसी प्रकार उस धातु को मिश्र धातु बना देंगे। अगर कोई धातु को जंग से बचाना है तो उस धातु को मिश्र धातु अगर बना दें तो वो जंग से बच जाएगा। और 4 नंबर में है यसद लेपन। क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं कि यसद लेपन क्या है। यसद लेपन को इंग्लिश में हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। धातु की ऊपरी सतह पर जिंक की पतली परत को चढ़ाना ही यसद लेपन है। कोई भी धातु को, चाहे कोई भी धातु हो, उस धातु में अगर जिंक की पतली परत को चढ़ा देंगे तो उसे हम लोग गैल्वेनाइज्ड मेटल कहेंगे। यहाँ पर धातु की क्रियाशीलता के बारे में बताया गया है। क्रियाशीलता शब्द से हम लोग यही समझेंगे कि कोई भी धातु वातावरण में जितनी जल्दी किसी दूसरे के साथ क्रिया करती है उसे उसका क्रियाशीलता के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेंगे सोडियम का और पोटेशियम का, जो कि हमारा ये सीट में भी सबसे ऊपर में अपना जगह बनाए हुए है। ये इतना क्रियाशील है, इतना क्रियाशील है कि ये वातावरण में ऑक्सीजन के साथ संपर्क करने से ही ये जल उठते हैं, तुरंत क्रिया करने लगता है। ठीक है, और यही कारण है कि सोडियम को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, पानी में नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन ये आया भी है कि सोडियम को पानी में डुबा के क्यों नहीं रखा जाता है जबकि सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि सोडियम एक बहुत ही क्रियाशील तत्व है और यह तत्व वातावरण में ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ही ये क्रिया करके तुरंत जल उठती है और खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको जल में ना डुबा करके केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। चूंकि जल में H2O जल की जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन पहले से ही उपलब्ध रहता है, इसीलिए उसको जल में ना डुबा करके केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्रियाशीलता का एक चार्ट बनाए हैं जिसमें सबसे ऊपर में है पोटेशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा मैग्नीशियम, इसी प्रकार लास्ट में है सोना। सोना सबसे कम क्रियाशील तत्व है जो बहुत देरी से, या उसको मान सकते हैं कि नहीं के बराबर वातावरण में क्रिया करता है। वातावरण में जो अम्ल है, जो ऑक्सीजन है, जो आर्द्रता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता है और हमेशा चमकते रहता है। सोडियम को केरोसिन में डुबा के क्यों रखते हैं इसका कारण लिखे हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लिखा देंगे, वो नेक्स्ट क्लास में लिखाएंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।